हमारे साथ इस वक्त वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब मौजूद हैं। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि हुकूमती सतह पर इस हवाले से क्या कुछ काम किया गया है। बहुत शुक्रिया शर्जील मेमन साहब, आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। शर्जील मेमन साहब, इतनी बड़ी इमारत और अगर उसको देखा जाए बाहर से अच्छी खूबसूरत इमारत, लेकिन ऐसी इमारतें बनाते हुए ये देखा ही नहीं जाता है कि यहाँ पे खुदा न खास्ता कभी कोई आग लगी तो उसके लिए कोई सेफ्टी एग्जिट होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, सबसे पहले तो बहुत अफसोस की बात है कि एक बिल्डिंग में इस तरह आग लगी है और काफी नुकसान हुआ है। डेफिनेटली गवर्नमेंट के जब ये परमिशन लेते हैं बिल्डर्स, तब ये नक्शे वगैरह जब जमा कराते हैं अप्रूवल के लिए, उसमें सारे ऑप्शन देते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह के बिल्डर्स होते हैं जो कि फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते। तो इस पे इस वाकये का चीफ मिनिस्टर सिंध ने और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने सख्ती से नोटिस भी लिया है। अच्छा। और जो भी नुकसान हुआ है उसका अफसोस भी है और गवर्नमेंट तरफ से कोशिश भी की जाएगी कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसका अदालत। लेकिन शर्जील भाई, ये छोटा मोटा मसला नहीं है। 170 फ्लैट हैं और आपको पता है कि स्टोर का नुकसान अपनी जगह, जानी नुकसान अपनी जगह, ये लोग बेघर हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये जो SBSCA की टीम गई थी, असल तकलीफ उनके जाने पे है कि भाई वो गए, पहले कोई इकदाम नहीं करते, लेकिन बाद में जाके कह दिया कि जी इमारत मखदूश है। उनका तो कुछ करें आप लोग। देखिए जी, मैंने अर्ज किया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की सरबराही में कमेटी बना दी है जो इसके पूरे इस चीज को जो इंसिडेंट है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा कर रहे हैं। और उसके बाद डेफिनेटली ये भी कोशिश की जाएगी जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको गवर्नमेंट किस तरह उनकी मदद कर सके। अच्छा, और इसके साथ साथ ये जो परमिशंस इस तरह की कुछ आपने मालूमात हासिल की हैं कि इजाज़त होती है कि ऊपर रेजिडेंशियल इमारत हो और नीचे इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ अगर चल रही हैं तो क्या ये अप्रूव्ड होती हैं? देखिए जी, काफ़ी बिल्डिंग होती हैं जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर या मेजनाइन तक जो है, और इस तरह की पूरी कराची में बेशतर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और मेजनाइन तक कमर्शियल परमिशन दी जाती है। अच्छा। और फिर ऊपर रिहाइश होती है। कुछ बिल्डिंग्स में तो ऑफिस भी होते हैं, ऑफिस के ऊपर रिहाइश होती है। तो ये डिपेंड करता है कि बिल्डर किस तरह का नक्शा मंजूर करवा रहा है और वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। अच्छा शर्जील साहब, ये बताएगा कि चलें अल्लाह करे आज ये आग बुझ जाए, उसके बाद ये बताएं ये जो ऊपर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, यहाँ पे जो 170 यहाँ पे अपार्टमेंट्स बताए जा रहे हैं, इतने यहाँ पे मकीन मौजूद हैं, इनको मुतबादिल क्या दिया जाएगा अभी? क्योंकि ये तो डिक्लेयर कर दिया गया कि जी इमारत तो मखदूश हो गई है। वो तो नस्ला टावर भी हमारे सामने है कि कैसे वहाँ के जो मकीन थे वो किस तरीके से रुल गए थे, सड़कों पर आ गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यहाँ की मकीन है ये भी ऐसे रुल जाए क्योंकि इमारत को मखदूश डिक्लेयर कर दिया गया? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट की कि जैसे फैक्ट्स जो मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट है नासिर हुसैन शाह साहब, ये पूरी फैक्ट फाइलिंग जमा करवा के चीफ मिनिस्टर साहब को जमा करवाएंगे। और गवर्नमेंट किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी कि जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको बेयार और मददगार छोड़ दिया जाए। गवर्नमेंट का काम ही है कि फलाह करना, और इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट की सतह पे कोई ना कोई इनके लिए बेहतरी की बात आएगी। अच्छा, एक आपसे भी हम इस तरह जानना चाह रहे हैं कि क्योंकि कहा सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी ने इसको कह दिया, जी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसको कह दिया कि ये इमारत अब मखदूश है, तो इसका मतलब है जो लोग यहाँ पे रहते हैं अब उनके यहाँ पे रहने की गुंजाइश मौजूद नहीं रही क्योंकि ये इमारत सेफ नहीं है, ऐसा ही है? देखिए, आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा है, लेकिन फिर भी इसको दोबारा चेक किया जाएगा कि क्या ये बिल्डिंग रहने के काबिल है या नहीं है, और जो नुकसान हुआ है उसमें किस तरह का नुकसान हुआ है। अच्छा शर्जील साहब, ये डूएबल है या नहीं। एक और चीज़ भी है कि आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग इसलिए भी होगा कि 2012 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये बल्दिया टाउन वाला सानिया हुआ था तो उस वक्त भी आप वज़ीर इत्तलात सिंध थे। उस वक्त भी हमने एक तो बिल्डिंग कोड्स के हवाले से बात की थी और साथ ही कैपेसिटी की बात की थी, ये महकमा फायर ब्रिगेड की। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से मजीद इट्स हाई टाइम, 10 साल का अरसा बीत चुका है लेकिन हालात जूं के तूं हैं, कैपेसिटी जूं की तूं है, जूं कानों पे अब भी नहीं रिंगती, कुछ करेंगे इससे मुताल्लिक आप? देखिए जी, 2012 के बाद फायर टेंडर मंगवाए गए और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि इस वक्त लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी इसको प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। और मैं समझता हूँ, मैं एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन इनकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। फायर टेंडर, नार्कल्स वगैरह जो है
वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। चले हम देख लेते हैं कि कितनी तादाद में है शरीफ मेमन साहब, और फिर इसमें से कितनी ऑपरेशनल भी हैं, क्योंकि बहुत सारी तो नाकारा भी खड़ी है। बहुत अगर हों तो फिर जाहिर है कि वो जरूरत नहीं पड़ती कि बहरिया की या इधर उधर से मदद ली जाए। और फिर इतनी हाई राइज बिल्डिंग है, 15 फ्लोर हैं, तो वहाँ तक स्नॉर्कल पहुंचे या ना पहुंचेगी, उसकी भी इतनी इस्तात होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है चीफ फायर ऑफिसर मुबीन अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुबीन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। मुबीन साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त जो फायर टेंडर्स की कराची में क्या सूरत हाल है, कितनी स्नॉर्कल्स आपके पास मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास इस वक्त शहर में 5 स्नॉर्कल हैं, जिसमें से 2 इस वक्त वर्किंग में और 3 जो है रिपेयरिंग में। इतने बड़े शहर में जिसकी आबादी 2.5 से 3.25 करोड़ बताई जाती है, कही जा रही है, उस पूरे शहर के लिए आपके पास 5 स्नॉर्कल मौजूद है, जिसमें से आपने कहा कि 2 काम करी हैं और 3 नाकारा पड़ी हैं। जी नहीं, नाकारा नहीं, रिपेयरिंग पे है वो। इंशाल्लाह ये इसी वीक में वो रोड पे आ जाएंगी। अच्छा, और कब से आपने पहले भी शो किया था, तो तभी ये मसला था कि स्नॉर्कल्स उस वक्त भी जो थी वो नाकारा पड़ी नहीं थी, उन पे तब भी काम हो रहा था। एक हमारा काम चल जाता है, 2 गाड़ी से वो मौजूद है। हाँ, ये क्या मेरी कोशिश ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्नॉर्कल लाजमी होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, वैसे अभी ये जो स्नॉर्कल्स जिनका आप तस्करा कर रहे हैं, तो उनका रिपेयर वर्क जो है वो कितने अरसे से जारी है? कब से वो आपके पास इस्तेमाल में नहीं है? ज़ाहिर फंड्स भी चाहिए होते हैं रिपेयर के लिए। साल हो रहा है। कितना? नहीं, तकरीबन एक साल हो रहा है इसको। इंशाल्लाह ये प्रोसेस में है, ये इसी वीक में इंशाल्लाह रोड पे आ जाएंगी उसमें से। यानी कि 1 साल हो गया। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि ये जो स्नॉर्कल्स हैं, आपको पता है अब कराची में हाई राइज बिल्डिंग्स एक कॉमन चीज़ हो गई हैं, इनकी कैपेसिटी क्या है? कौन से फ्लोर तक जाके ये आग बुझा सकती हैं? देखिए, अभी सूबाई हुकूमत ने हमें एक स्नॉर्कल दी थी जो 103 मीटर की बुलंदी तक काम कर सकती है। यानी कि अभी समझ लें आइकॉन टावर जो क्लिफ्टन पे बन रहा है, उस हाइट तक वो गाड़ी पहुंच सकती है। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम, जी हाँ वो है, बिल्कुल है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की हदूद नाजमत फायर स्टेशन पे वो मौजूद है। अच्छा। एक गाड़ी हमारी रनछोड़ लाइन के इलाके में जो ओल्ड एरिया कहलाता है, वो उधर के लिए काम करती है, इसलिए कि वो उस साइज़ में छोटी है, तो इसलिए वो तंग गलियों में जाने के लिए उसको उस इलाके में रखा हुआ है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ भी ये बताइएगा। उसी गाड़ी ने जी बोलें, बात बोलिए, बात कंप्लीट करें। कल उसी स्नॉर्कल की मदद से कल एक बॉडी रिकवर की थी वहाँ से, जो रेस्क्यू करी थी, लेकिन वो धुएं से मुतासिर हुआ था वो शख्स। या तो वो रास्ता भूल गया था ऊपर जाने से, ऊपर आग थी नहीं, ये आग बेसमेंट में थी जबकि। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि हमने 2012 का तस्करा किया, जब गालिबन एहतशामुल हक साहब जो हैं वो चीफ फायर ऑफिसर हुआ करते थे, और उस वक्त जो कैपेसिटी थी, उसके बाद से अब तक आप समझते हैं कि आपके महकमे की कैपेसिटी में इजाफा हुआ है? ये बताना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है मुबीन साहब कि लोग आप पे क्रिटिसाइज़ करेंगे अगर वक्त पे आग नहीं बुझेगी, तो आप बताएं कि इस वक्त इस्तेदाद आपकी पूरी है? देखिए, व्हीकल के हवाले से मेरे पास 52 फायर टेंडर जो अभी हमें वफाक की तरफ से मिले थे, वो मेरे पास मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। क्या नाम है, अपने कोऑपरेटिव मार्केट पे भी उन्हीं गाड़ियों ने काम किया था, विक्टोरिया मार्केट में उन्होंने काम किया, और दीगर जो हादसा हो रहे हैं उन पे वही गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन हमारे पास मैन पावर का फुकदान है। मैन पावर तकरीबन 2009 से अब तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुए। अच्छा। इसमें हमारे यहाँ के लोग रिटायर हो गए। जी, हमारे यहाँ के कुछ लोग रिटायर हो गए हैं, कुछ लोग इंतकाल कर गए हैं। प्रोसेस में ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें बन के गई हुई हैं। अच्छा। तो अनकरीबी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी यकीनदहानी कराई थी। उन्होंने मशीन तो ये हैरान है कि एक 2009 से हायरिंग नहीं हुई है कोई। और यही मैन पावर का भी यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। देखें अब ये जैसे ये लोग रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, पीछे कोई बैच हमारा हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। पीछे हम एक न्यू जनरेशन बैच जो कहलाता है वो हम उसको तैयार नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो अपॉइंटमेंट हो जाए तो हम उनको तैयार करें कि जो रिटायरमेंट होते जा रहे हैं तो उनकी जगह वो लेते जाएं। अगर ये एकदम से आने वाले 6-8 महीने या साल के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी मैन पावर ना होने, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही है, वसाइल कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा मसला है। देखिए, स्टेशन का इजाफा हो गया है, गाड़ियाँ का इजाफा हो गया है, सिर्फ मैन पावर के ऊपर बातचीत चल रही है। लेकिन ये कानून साजी भी हुई है इस पर, हाई राइज बिल्डिंग पे। हाई कोर्ट ने जो
जजमेंट दी उसमें ये SBSA को पाबंद किया था कि फायर ब्रिगेड की NOC के बगैर कोई नक्शा पास नहीं होगा। उसके ऊपर मुर्तज़ा वहाब साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक काउंसिल अपने CR पास करी जिसमें उन्होंने पाबंद किया और उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया कि वो इन तमाम फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे ये मिल के जाके इन बिल्डिंगों के सर्वे करें। उनके सर्वे चल रहे हैं और वो भी प्रोसेस में है और अल्लाह करे जल्दी जल्दी काम हो क्योंकि मुझे और 2009 में बिल्कुल हो रहा है क्योंकि सूरत हाल थी बिल्डिंग्स की और अब क्या। अच्छा एक और चीज़ प्लीज ज़रा, आप क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जो आग है वो लगी हुई, जिस आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया, क्या आपने सूरत हाल देखी होगी? आपको क्या लग रहा है कि कब तक इस आग पे काबू पा लिया जाएगा? देखिए मैंने शायद कल भी यही बात कही थी कि बेसमेंट की आग हमेशा 20 से 22 घंटे 24 घंटे लेती है क्योंकि रास्ता उसमें एक ही है और ऐसे मकसद ये है कि बेसमेंट को जिस मकसद के लिए बनाया जाता है उसको उस मकसद में इस्तेमाल करें तो ऐसे नुकसानात नहीं हो। अगर आप उसको वेयर हाउस बना लेंगे तो उसमें दुनिया भर की जो इंसानी ज़रूरियात की अशिया है वो तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। ऑयल है उसमें पकाने का, घी है, वनस्पति घी है, उसके कनस्तर हैं, उनके पाउच हैं, प्लास्टिक के पाउच हैं, वो तो टेम्परेचर पर आके पिघल जाते हैं और ऑयल बहने लगता है। तो और ये बहुत बड़ा टेम्परेचर मिलता है, इसकी आग से टेम्परेचर मिलता है, जितने उसके कागज़ वगैरह की आग से इतना टेम्परेचर नहीं होता जी जी, लेकिन इससे टेम्परेचर होता है क्योंकि ऑयल होता है ये। अच्छा एक और चीज़, घी वगैरह उसमें। एक और चीज़ ये बता दीजिएगा कि आपकी अपनी असेसमेंट है, ज़ाहिर है आपका इतना तजुर्बा है, किसी भी बिल्डिंग में रिहायशी इमारत हो, कमर्शियल हो और उसमें आग लगती है, ज़ाहिर है उसकी कैटेगरीज भी होती हैं, कितनी देर तक एक बिल्डिंग में मुसलसल आग लगती रहे, उसकी बुनियादों को जलाती रहे, तो आपके ख्याल में, आपके तजर्बे की बुनियाद पर वो इमारत रहने के काबिल नहीं रहती, ख़तरनाक हो जाती है? देखिए ये SBSA की जो एक टीम होती है वो जो बाकायदा इसके इंस्पेक्शन करती है कि उसका सरिये तक मेल्ट तो नहीं हुए, उनके सरिये बीम्स के, कॉलम्स के, अगर उनका प्लास्टर गिरा है तो उस हद तक तो वो कंट्रोल में रहती है क्योंकि हम खुद उस बेसमेंट में नीचे काम कर रहे हैं। अगर वो ख़तरनाक होती तो हम अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेते। अच्छा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। बाकी आग बुझने के बाद उसका बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा, वो ये SBSA के लोग इंजीनियरिंग विंग जो है वो जायज़ा लेगा इसका। चलें जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर जायज़ा लेगी। बहुत शुक्रिया जी। मुबीन अहमद हमारे साथ तो मौजूद थे, बता रहे थे इस वक्त क्या सिचुएशन है और ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग की क्या सिचुएशन है बल्कि अगर देखा जाए तो कराची में कितनी स्नॉर्कल्स दो-तीन चीजें सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे महकमे में क्या कुछ काम किया गया है, 5 स्नॉर्कल्स हैं, ठीक है, उनमें से 3 जो है वो इस वक्त नाअहल हैं, यानी कि काम करने के काबिल नहीं है, नाकारा वर्ड तो सही था, ठीक है, और गुज़िश्ता 1 साल से उनके रिपेयर वर्क नहीं हुआ। वो जाहिर है कि मुबीन साहब इदारे की इज्जत रखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 2009 से लेके अब तक, ये कौन सा साल चल रहा है? 2022 हो गया है और अब तक वहाँ पर इस महकमा फायर ब्रिगेड में कोई हायरिंग नहीं हुई। हम बात कर रहे थे कि बल्दिया की आग लगने के बाद तो जी लोग जाग गए, ये हो गया, 200 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा लोग जल गए, तो उसमें के बाद लोग आ जाके कोई नहीं जागा, हायरिंग अभी तक नहीं हुई। ये सबसे कम जो है वो लोगों का कंसर्न इस हवाले से है। ऐसे कह रहे हैं दरमियान में और जगह कहीं जी कितनी आगे लगी हैं, पता नहीं कितनी आगे लगी, लेकिन वो बेसिकली ऐसी थी कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा जाने गई थी मदिया, और वो वाकई ऐसा था कि लोगों को हिला के रखते थे। मतलब जो एक लेसन भी था कि किस तरीके से आपको अपनी इमारतें भी बनानी चाहिए, कोई फायर उसका सेफ्टी एग्जिट होना चाहिए, तो इसी वाले से बात करेंगे। सदर फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद इमरान ताज साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। इमरान साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, हम कराची में जब उसकी बात करते हैं, कराची शहर जो कि कंक्रीट का जंगल है, जहाँ पर हम जगह जगह इतनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई देखते हैं, क्यों नहीं इनके अंदर कोई सेफ्टी एग्जिट होता और कैसे इनके नक्शे पास हो जाते हैं? अगर सिर्फ रिहायशी बिल्डिंग्स ना हो, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी हो, उसमें भी हमने कोई सेफ एग्जिट कहीं देखा ही नहीं होता। देखिए सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको बताऊँ कि हमारे बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2017 में पास हो गया। बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान के 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है डिज़ाइन ऑफ अ बिल्डिंग, सेकंड है फायर प्रोटेक्शन और तीसरे इंसिडेंट कमांड सेंटर। ये 3 चीज़ें बाय लॉ आपकी हर बिल्डिंग में होनी चाहिए। इसको समझ लें थोड़ा सा, इसका बहुत अहम है कि अगर पुराने ज़माने में देखा जाए तो फायर ब्रिगेड हर जगह नहीं होती, तो एक लोकल फायर ब्रिगेड होती, वॉलंटियर चलाते थे। इसी तरीके से हर बिल्डिंग के अंदर इंसिडेंट कमांड सेंटर होना ज़रूरी है, मैंडेटरी बाय लॉ। 122 ने बाकायदा पंजाब के अंदर इंस्पेक्शन शुरू करती है और पूछते हैं कि इंसिडेंट कमांड सेंटर किधर है। अच्छा। अगर जिस बिल्डिंग की अभी आप बात करें, अगर इसमें इंसिडेंट कमांड सेंटर होता तो वहाँ सबको सही इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बिल्कुल। कि बेसमेंट में कितनी चीज़ें मौजूद हैं, फायर फाइटिंग के सिस्टम क्या मौजूद है। अब अगर बेसिक क्या क्या कोई आलात क्या क्या होने देखिए, जरूरी हैं? इंसिडेंट कमांड सेंटर की 11 रिक्वायरमेंट है। पहली अच्छा, बात तो ये है बताएं। कि उसकी लॉ, ये मैं कहता हूँ बाय लॉ जो आपको लगाना है। अगर मैं कोर्ट में जाके किसी को जस्टिफाई करूँ तो बताऊंगा इंसिडेंट कमांड सेंटर मौजूद था, तो उसके लिए क्या सबसे पहले जरूरी है कि आपके फायर फाइटिंग सिस्टम जितने हैं उसका एविकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर बिल्डिंग के अंदर आपने स्प्रिंकलर लगाए हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं हुआ, आप किससे पूछेंगे? तो इंसिडेंट कमांड सेंटर का काम है। अगर थे तो एक्टिव नहीं थे तो कौन जवाबदार है? तो हर बिल्डिंग का बाय लॉ, मैं आज से नहीं, मैं आपको 200 साल पुराना लॉ बता रहा हूँ जो NFP 200 साल से समझा रहा है, करें, जिसको हमने अडॉप्ट करा है 2017 में जाके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने ऑथोराइज कराया और हम इतने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं, 12 साल हो गए मुझे एक्सपर्टीज देते हुए। हमने कितनी जगह पे डेवलप करा है। अब किसी फैक्ट्री में चल जाए, हमारा एक इंसिडेंट कमांड सेंटर होता है जो जवाबदेह होता है। अच्छा, लेकिन आपने बताया 11 रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट ये है उसकी कि आपके जितने भी फायर फाइटिंग सिस्टम है उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है, कितने स्प्रिंकल मौजूद है, कहाँ स्प्रिंकल मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर बेसमेंट में आग लगी थी तो बाय लॉ ये कहता है कि बेसमेंट में स्प्रिंकल होना जरूरी है। अगर स्प्रिंकल होता आग बुझ चुकी होती, आप 4 लाख के सारा किसी सबसे आपके फायर फाइटिंग सिस्टम का सारा पहले वहाँ पर डिटेक्शन सिस्टम सबसे पहले डिटेक्ट होता है, आग लग गई। सेकंड में CCTV मौजूद होते हैं सारे जगह के, उसको पता होता है किस जगह आग लगी। देखिए पूरी ये आपकी लॉ है। और बाकी भी बताते जाए हमें आगे। आपकी लिफ्ट का कंट्रोल, कि लिफ्ट के अंदर कोई फंसा हुआ तो नहीं है, तो आपके उसमें लिफ्ट का कंट्रोल आ रहा होता है, वो आपका सिस्टम आ जाता है। उसके बाद आपका पंप जो है उसकी एक्टिवेशन के पंप हो गया, फायर फाइटिंग पंप। अच्छा, वो भी, हाँ, वो जिसके साथ वो रील लगी होती है, फिल्मों में हम देख रहे होते हैं। अच्छा, तो ये मैंडेटरी, और कितनी जगह है, मैं कितनी फैक्ट्री में गए, देखा होता है। अच्छा, उसके बाद उसके सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन, अब कौन कम्युनिकेट करेगा? उस एरिया का जो बंदा मार्क का उसका नाम लिखा हुआ था कि उस एरिया का कौन जिम्मेदार है, उसको फायर की फाइटिंग की मालूमात है। क्योंकि कोई देखिए रिस्पॉन्सिबल, देखिए डिजाइन कॉन्सेप्ट ही मतलब लॉ में, लेकिन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं पहले नहीं था, अब है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इंसिडेंट कमांड सेंटर अच्छा, नहीं देखे, मैंने नई बिल्डिंग है, जैसे कि बड़े-बड़े ये जो मॉल्स हैं उनमें मैं देख रहा होता हूं कि वो फायर होज और ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जितने मॉल्स की बात करें, बताएगा फायर वार्डन के नाम बंदे लिखे मिलेंगे क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है। 2017 से पहले नहीं थे। 2017 में लॉ आ गए। अब हम लोग जाके इंस्पेक्शन करते हैं, हम लोग इन्फॉर्म करते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब इंसिडेंट कमांड सेंटर होगा तो वहाँ से चीज़ निकलेगी ना। अब उसके अंदर 11 चीज़, सबसे अहम चीज़ जो होती है फायर एक्सेस, जो आपके फायर ब्रिगेड आएगी, उसकी कम्युनिकेशन का बुक होता है, उसका बुक तैयार होता है कि सर हमारे पास ये हैजिट एरिया है, ये एग्जिट है, ये 2 रूट है, ये ऐसे है, ये इस तरीके से हैं। मेरे पास अगर आज ये जो भी सुन रहे हैं, जिनकी भी मॉल्स के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, बाय लॉ, चाहे पुरानी बिल्डिंग हो चाहे नई बिल्डिंग हो, इंसिडेंट कमांड सेंटर होना चाहिए। जिसकी रिक्वायरमेंट ये कम से कम 10 स्क्वायर मीटर का कमरा होना चाहिए। ये लॉ है। 10 स्क्वायर मीटर आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में से नहीं निकाल सकते, तो आप समझे कि क्या कर सकते हो, तो छोटा सा ही कमरा, बस ये रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम ये होना चाहिए। जहाँ पर CCTVs हो, आपको फायर फाइटिंग सिस्टम का पता हो, सारे कंट्रोल, कम्युनिकेशन आंसर वहाँ से निकलेगा, ट्रेनिंग वो कराएगा, ऑथराइज होगा, जवाबदार होगा, कम्युनिकेट वो करेगा। देखिए सारी बात मैं आपसे बात करूँ, जितने भी इंसिडेंट आज कल के इंसिडेंट देख लें, कंट्रोल के था, कंट्रोल नहीं था। अच्छा, लेकिन एक चीज, ये जैसे यहाँ पर जो स्टोरेज थी ना, ये बेसिकली थी घी, तेल और फलानी चीजों की। क्या ये स्प्रिंकल से बुझ सकती थी? वैसे क्यों नहीं बुझ सकती? जब मैं स्प्रिंकल लगाता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या चीज स्टोर की जाएगी। अच्छा, अगर स्प्रिंकल लगाते हुए अगर मेरे पास घी होता तो मैं उसमें फोम का स्प्रिंकल लगाता हूँ, फोम हो जाता है। ये कौन डिसाइड करेगा? इंसिडेंट कमांड सेंटर में बंदा बैठा हुआ कि भाई मेरा ये हैजर्ड है, यहाँ घी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ स्प्रिंकल ये नहीं है। हमने देखे हैं, मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में काम करता हूँ, वो HSC का बंदा कहता है कि नहीं भाई हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बंदा स्टोर नहीं करना। अभी इतने बड़े एक्सीडेंट पाकिस्तान में मैं विजिट करके आया, इंश्योरेंस की तरफ से गया, तो वो बोलते हैं इंश्योरेंस वाला कि भाई ये रखना अलाउड ही नहीं था, तो आपने रखा है तो हम आपको नहीं करेंगे। अच्छा, ये कब होगा? जब आपका इंसिडेंट, सबसे पहली चीज डिजाइन हो गया, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, इन दोनों को मेंटेन कौन करेगा? इंसिडेंट कमांड सेंटर। ये तो आप फिर थोड़े बड़े पैमाने पे जाके बात करें कि किन किन चीज़ों को होना जरूरी है, जो हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स में अगर चाहे फायर एक्सटिंग्विशर वो देख भी रहे होते हैं, लोगों को वो यूज़ ही करना नहीं आता। हम खुद इतने बार हम उस पर सेगमेंट्स भी कर चुके हैं, लेकिन उस पर एक बार आपने चले ठीक है तरबियत दे दी, लेकिन उसके बाद अगर आपको अल्लाह ना करे कभी एक्सपायर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लोग भूल भी जाते हैं। देखिए बात सारी है कंट्रोल। सी जो है ना, मैंने यूके से पढ़ा, तो सी सबसे अहम है कंट्रोल। अगर आपका इंसिडेंट कमांड सेंटर होगा ना, वहाँ जो बंदा बैठा है वो उस बंदे को ट्रेन रखेगा, उसको पता होगा इस फ्लोर क्या इस बंदे ने बुझानी है, बुझा के करेगा। सिस्टम है, उसमें सबसे आखिरी 2 पॉइंट सबसे अहम है। एक वो रेफ्यूजी मांगता है, जो कि आपने रेफ्यूजी एरिया मार्क किया हुआ है कि अगर आग लगती है अपने बंदूक किधर रोकना है। बिल्कुल। और लास्ट वो बोलता है कि आपके पूरे सिस्टम के अंदर आपके इलेक्ट्रिक वायर सेफ है कि नहीं। ये इंसिडेंट कमांड की जिम्मेदारी है। आप सोचिएगा इंसिडेंट कमांड में बंदा बैठा हुआ है तो सेफ है, उनसे बंदे सेफ नहीं है। नहीं, बात सारी ये है कि वो कैसे सेफ नहीं है। देखिए अगर कोई चीज, अगर मुझे कोई कंप्लेन है तो मैं किससे करूंगा? मैं कहूँगा छोड़ो यार, लेकिन मुझे पता है इंसिडेंट कमांड सेंटर का काम ही यही है। हाँ, इसका काम देखिए सबसे अहम चीज है सी, कंट्रोल। अगर आपने शऊर दे दिया तो चीज कंट्रोल होगी। ये आग लगने की 30 सेकंड के अंदर स्प्रिंकल यूज होते हैं,
अगर एक्शन यूज हो तो कंट्रोल हो सकती थी, क्योंकि 99% जगह हो जाती है। एग्जैक्टली, निप द इविल इन द बड। 99% में कितनी आपको मिसाल दूं, आग लगी, फायर फाइटर ने अच्छा, एक और चीज़ नहीं भी है है तो ये जो जैसे ये जो आग लगी है अब यहाँ पर 24 घंटे से ज़ायद का अरसा हो गया और एसबीसीए ने इनिशियल अपना जो सर्वे किया कहा कि ये बिल्डिंग मखदूश है, कितना टाइम आग लगी रही? मैं यही सवाल का जवाब जानना चाह रहा आपको हूँ। बता रहा हूँ, आपने कभी भट्टी देखी है? भट्टी सालों साल काम करती है, भट्टी की स्ट्रेंथ खराब नहीं थी। लॉजिक क्या है, इसका धुआं बाहर निकल रहा है, हीट ऊपर जनरेट नहीं हो रही। मैं एज अ फायर एक्सपर्ट अगर इन्वेस्टिगेटर ऐसे जाके दूंगा तो मैं जाके सिम्टम्स देखता हूँ, जिसको हम बोलते हैं कि फायर के मार्क्स किधर है। वो क्या तो अगर मेरे फायर के मार्क्स ऊपर मौजूद हैं, मुझे पता चला है मेल्ट लोहा मेल्ट नहीं हुआ है। जब तक लोहा मेल्ट नहीं हुआ तब तक इसकी स्ट्रेंथ है। एज एन फायर इंजीनियर, और ये जो थर्ड कैटेगरी की आग होती है कितने 100 डिग्रीज तक जा सकती है? प्लस देखिए आपका मेल्ट पॉइंट मेटल का जो है वो 1000 से 1200 सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब 1000 से 1200 सेंटीग्रेड अभी छत तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि धुआं निकल रहा है बाहर, हीट बाहर क्रॉस हो रही है। हमेशा जब बेसमेंट डिज़ाइन की जाती है बाय लॉज, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान 2019 ये कहता है कि उसे वेंटिलेशन दें। इस वजह से अगर वेंटिलेशन होता तो ये नहीं होता। एक और बात सबसे अहम मैं बताऊं कि पाकिस्तान से बाहर तो हमने सब जगह देखा होगा अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट अलाउड, पाकिस्तान में नहीं है वो, इसलिए कि आपकी सेफ्टी के लिए, चोरी के लिए नहीं। हाँ। अगर एक बंदा इंटरव्यू देने आया था और ट्रैप हो गया तो उसको वहाँ एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। मैं यूके में हम जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो मैं एक्सेस कार्ड मिलता है जहाँ तक हमारा काम था। हाँ, उससे आगे नहीं लॉ ये कहता है कि बाहर का बंदा उसे बाहर मिलके बाहर फारिग करो। आप उसको अपनी बिल्डिंग के अंदर इतना लेकर आ रहे हो, हैजर्ड में लेकर आ रहे हो। मैंने एक चीज ये भी नोट किया कि बाहर के ममालिक में जो सेफ एग्जिट होता है वो रास्ता ज्यादा, पैसेज ज्यादा खुला होता है। आप बाहर से आप देखिए, बाहर जो वहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हैं, बिल्डिंग्स भी खड़ी हुई हैं, वहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिट है, वो जो उनकी सीढ़ियां बनी हुई है, लोहे की सीढ़ियां बनी हुई है, वो ज्यादा कुशादा बनाई गई है। लॉ ये कहता है कि कितनी ऑक्यूपेंसी है। बुक्स जो है ना, हमारी बुक्स ठीक है, उसमें कहता है कि एक बिल्डिंग में कितने बंदे अलाउड हैं, उस पे कितनी सीढ़ियां होनी चाहिए ये भी डिफाइन है, उसकी हाइट कितनी ये भी बुक्स में लिखी हुई है, वेट कितनी ये भी लिखी हुई है। कम से कम 2 शोल्डर लेंथ होनी चाहिए कि एक फायर फाइटर जा सके और एक बंदा एविकेट कर सके। तो ये बुक्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये आजकल आर्किटेक्ट भी मीटिंग करते हैं। आजकल हमारे फायर ब्रिगेड वाले भी, हमारे बहुत एक्सपर्ट हैं, हमारे जितने भी फायर की जो लोग मौजूद हैं वो भी आके पूछते हैं, करते हैं। इसमें ग्रेड में दूंगा तो 222 को दूंगा। उन्होंने बाकायदा लेटर बना के इशू किया है, जैसे जिन्होंने 13 पॉइंट मार्क कर दिए हैं। अभी मेरे पे क्लाइंट भेजते हैं कि सर ये हमारे 222 ने भेजा है कि पूछता है कि ये फायर इंसिडेंट कमांड सेंटर है तो ये क्या है। तो मैंने कहा भाई हमने अब चले कराची में भी वो इफेक्टिव स्टार्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में कराची में काम हो रहा है चीज़ें। अब अगर शुरू एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब शुरू करने जा रहे हैं, चलें देर शुरू करने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं किया, कितना नुकसान हुआ, ये तमाम तो लोग। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान ताज साहब, आपने हमारी मालूमात में बहुत हद तक इजाफा किया और आई एम श्योर के लोगों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और जिन बिल्डिंग के मालिकान को ऑलरेडी इस चीज़ों का पता था और उसे अमल नहीं कर रहे तो उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। क्या भाई ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसके थ्रू उन पे मुकदमात होने चाहिए, क्योंकि इससे किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। खुदा ना खासा अगर कोई ऐसी आफत होती है कि आग लग गई और उसके बाद वहीं लोग दम घुटने की वजह से जान भाग हो गए, जैसे कल में देखा कि एक नौजवान की वहाँ पे डेथ भी होगी, तो जिम्मेदार कौन था, तायुन करना तो बहुत ज़रूरी है ना। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।